पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. From today onwards, I am going to start a new topic, a new subject, that is network analysis and synthesis. Network analysis and synthesis is a very important subject for electrical engineering students and electronics related branches. Fine. From today onwards, we will be starting this subject, and the first lecture deals with all the basic concepts that are involved in this subject. इस सब्जेक्ट का यूटिलिटी गेट, पीएसयूज और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में है. इन गेट यू विल बी गेटिंग अप्रॉक्स 10 to 12 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस. फाइन. सो अगर मैं बीटेक की बात करूं, मैं पीएसयूज की बात करूं, गेट की बात करूं या व्हाटएवर, दिस सब्जेक्ट होल्ड्स a lot of importance as far as your marks weightage and your career perspectives are concerned. In today's lecture, I will be dealing with these fundamental topics. देखिए बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले it's very important to understand its utility. इस सब्जेक्ट की क्या यूटिलिटी है? बेसिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास जितने भी डिवाइसेस देखते हैं, एवरी डिवाइस हैज अ सर्किट. सर्किट इज नथिंग बट अ नेटवर्क. वो अभी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेटवर्क एंड अ सर्किट. सो जब मैं किसी डिवाइस को देखता हूं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिकोड द सिंथेसिस ऑफ दैट डिवाइस, कि वो डिवाइस कैसे बना है, कैसे उसमें एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड हैं. तो ये सब्जेक्ट बच्चों हमें नेटवर्क को एनालाइज एंड देन सिंथेसाइज करना बताएगा. तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम and straightly get on to the topic. The first topic is network versus circuit. तो सबसे पहली चीज नेटवर्क. The big question is what is network? तो network definition is very simple. Network is nothing but it is a, अगर मैं layman language में बात करूं तो network is nothing but it is a interconnection of elements. अब यहां पर since we are dealing with a technical subject, तो मेरे जो elements होंगे वो network elements होंगे या circuit elements होंगे, जो बेसिकली रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर कुछ भी हो सकता है. तो सर्किट एलिमेंट्स या नेटवर्क एलिमेंट्स का जो इंटरकनेक्शन होता है बच्चों, इसको हम नेटवर्क बोलते हैं. नाउ अगर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स, देन व्हाट इज सर्किट? सी, इफ आई एनर्जाइज अ नेटवर्क, बाय एनर्जाइजिंग आई मीन अगर मैं किसी नेटवर्क में एक एनर्जी सोर्स भी ऐड कर दूं, एनर्जी सोर्स जो मेरा थर्ड टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है आज के डिस्कशन का. तो अगर मैं किसी नेटवर्क में एनर्जी सोर्स भी ऐड कर दूं तो माय नेटवर्क बिकम्स अ सर्किट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नेटवर्क बनाऊं आर एल सी, तो दिस इज अ नेटवर्क. This is a network. This is R, this is L, this is C. Why it is a network? Because it is simple interconnection of elements. यहां पर वो सर्किट एलिमेंट्स हैं या नेटवर्क एलिमेंट्स हैं. अब इफ आई नीड टू कन्वर्ट दिस नेटवर्क इनटू अ सर्किट, देन देयर आर टू प्रीरिक्विजिट्स. दो कंडीशंस हैं दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड टू क्वालिफाई अ नेटवर्क टू बी अ सर्किट. पहली चीज, देयर हैज टू बी अ क्लोज्ड पाथ. You cannot have a open path in a energized circuit. तो अगर मुझे इसे सर्किट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू create a closed path anywhere in the network. Second is I need to provide a energy source. This energy source can be anything. This can be a voltage source, this can be a current source or anything. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कब कौन सा सोर्स सेलेक्ट करेंगे. बट बेसिक डिफरेंस इज अ नेटवर्क इज अ सिंपल इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स. एज सून एज आई क्रिएट अ क्लोज्ड पाथ एंड एनर्जाइज अ नेटवर्क बिकम्स सर्किट. तो आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा बिटवीन अ नेटवर्क एंड अ सर्किट. क्लियर है? तो इस सब्जेक्ट में वी विल बी डीलिंग विद, जब हम नेटवर्क को सिंथेसाइज करेंगे तो वील सोनली बी डीलिंग विद नेटवर्क्स दैट मे और मे नॉट बी एनर्जाइज्ड. बट जब हम एनालिसिस की बात करेंगे बच्चों तो वील हैव टू डील विद प्रॉपर सर्किट्स. क्लियर है? चलिए,
So this part is covered. Next is the difference between a loop and a mesh. Again, this seems very simple, but technically there is a difference between a loop and a mesh. मैं आपके सामने एक सर्किट बनाता हूं. For example, this is a circuit. This is R1. This is R2. This is R3. And this is R4. Fine. Now, पहले मैं आपको जनरलाइज बताता हूं कि लूप और मेश हैं दोनों एक ही चीज, बट कहां पर दोनों में डिफरेंस आता है वो अभी मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले लूप और मेश. देखिए, लूप और मेश इज नथिंग बट इट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स दैट कैन फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. तो यहां पर आप देख रहे हो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है. तो ऑफन जब हम एनालाइज करते हैं सर्किट को या नेटवर्क को, तो हम लिख देते हैं अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1 या अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2. तो ये इनकरेक्ट है. लूप और मेश में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मेश इज द स्मॉलेस्ट लूप. मेश इज द स्मॉलेस्ट लूप. ये सभी लूप हैं. अगर मैं इनको नाम दे दूं A B C D E F G H, तो A C D H G A, दिस इज अ लूप. ये मेरा पूरा एक लूप है. ये लूप मेश नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता बच्चों? बिकॉज मेश इज द स्मॉलेस्ट लूप. मेश एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो अगर मैं लूप की बात करूं या मेश की बात करूं तो A B E F, this qualifies as a mesh. Fine. तो mesh is the smallest loop. तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है. Every mesh is a loop, but every loop is not a mesh. Every mesh is a loop. Every mesh is a loop, but vice versa is incorrect. Every loop cannot be a mesh. Fine. So this is the basic difference between a loop and a mesh. Likewise, network और circuit में भी ये चीज applicable है. Clear है? Every circuit is a network, but every network cannot be a circuit. Fine. Every circuit is a network because circuit है तो it must be having some elements interconnected in a some proper manner. दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल सोर्स है इसलिए वो सर्किट है, बट नेटवर्क तो वो है ही. फाइन. चलिए, now let's move on to the next part, that is the classification of network या classification of circuit. So as far as the classification is concerned, we classify networks and circuits on based on different criterias. So first of all I am mentioning all the criterias. सबसे पहले I can have an active network and a passive network. The same category या the same classification is applicable for elements as well. We can have active elements and we can have passive elements. Yeah, in fact I should write classification of network elements. This would be a more appropriate nomenclature for this topic. So let's analyze each and every section in a different manner. सबसे पहले let's talk about active networks या active network elements. तो as the name suggests, active network means हर वो active network element का मतलब हुआ हर वो element जो नेटवर्क को एनर्जी दे सकता है. ध्यान से समझेंगे, हर वो एलिमेंट जो नेटवर्क को एनर्जी दे सकता है या द एलिमेंट्स दैट कैन एनर्जाइज अ नेटवर्क. तो क्या है वो एलिमेंट्स? भाई वोल्टेज सोर्स दे सकता है, करंट सोर्स दे सकता है. तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द एलिमेंट्स व्हिच सप्लाई एनर्जी टू द नेटवर्क. फाइन. एंड हेंस दे आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स. ऑन द कॉन्ट्ररी, passive elements are those elements which extract energy from the circuit or a network. मतलब जब करंट इनके थ्रू फ्लो होता है तो there is a decrement in the value of the current. Fine. या precisely I can say there is a decrement या change in the value of the energy when it passes through it. तो ऐसे elements को हम passive elements बोलते हैं. मेरा resistor, inductor and capacitor, these are the examples of passive elements. Right. Next criteria is unilateral
एंड बाइलेटरल एलिमेंट, बाइलेटरल एलिमेंट। अब यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, अगर आप ध्यान से इसका नाम देखेंगे तो नाम में ही इसका आंसर लिखा है। यूनिलेटरल का मतलब हुआ ऐसे एलिमेंट्स जो एक ही डायरेक्शन में करंट को फैसिलिटेट करें, या साधारण सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें अगर मैं करंट का डायरेक्शन बदल दूं तो इनका बिहेवियर या इनका आउटपुट बदल जाएगा। जैसे डायोड, डायोड इज अ यूनिलेटरल एलिमेंट। वाई यूनिलेटरल? मैं एक डायोड बना रहा हूं यहां पर, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, फाइन। अब अगर ये है करंट का डायरेक्शन, या ये प्लस है ये माइनस है पी एन जंक्शन में, तो अभी आप डायोड, इफ यू आर इन सेकेंड ईयर एंड यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, तो अभी धीरे धीरे यू विल गेट टू नो व्हाट अ डायोड इज, या बेसिक हम सभी को पता है, 12th में हम सभी सेमीकंडक्टर्स पढ़ कर आए। तो फॉरवर्ड बाय, अगर मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव रखूं तो ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट करेगा। अगर मैं इसको रिवर्स बायस कर दूं तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द रिस्पॉन्स ऑफ द एलिमेंट। एक डायरेक्शन पर वो रिस्पॉन्स डिफरेंट तरीके से करेगा, दूसरे डायरेक्शन के लिए उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। क्लियर है? तो डायोड इज अ यूनिलेटरल एलिमेंट। फेट, बीजेटी, ये सब आगे हम देखेंगे कि यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है। अगर मैं बाइलेटरल एलिमेंट की बात करूं तो बाइलेटरल एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं जिनमें मैं किधर से भी करंट फ्लो कराऊं उनके रिस्पॉन्स पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे आरएलसी, आरएलसी आर बाइलेटरल एलिमेंट्स, फाइन। तो यूनिलेटरल इज अ डायोड, बाइलेटरल इज आरएलएनसी। अब सी में थोड़ा सा पोलर और नॉन पोलर का कंफ्यूजन है, तो इफ यू वांट यू कैन रिमूव सी फ्रॉम दिस कैटेगरी। वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे यू विल गेट टू नो कि कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, फाइन। चलिए, नेक्स्ट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब यहां पर बच्चों बहुत कंफ्यूजन रहता है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर का मतलब होता है, लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यहां पर बहुत से बच्चे ये लॉजिक बनाते हैं कि लीनियर का मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन। यस, स्ट्रेट लाइन आएगा वोल्टेज और करंट में, बट स्ट्रेट लाइन इसलिए आएगा क्योंकि वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिसमें वोल्टेज वर्सेस करंट इज अ straight line, right? There is a constant coefficient involved between voltage and current. लीनियर एलिमेंट कौन से हुए आपके? V is equal to IR, या आप ऐसे कह सकते हो जो ओम्स लॉ, ओमिक एलिमेंट्स आर लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है? नेक्स्ट इज नॉन लीनियर एलिमेंट्स, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में देयर इज नॉट अ लीनियर रिलेशन। जैसे आप डायोड का VI कर्व पढ़ोगे, अभी फेट्स का VI कर्व पढ़ोगे, तो यहां पर अगर मैं वोल्टेज और करंट की बात करूं तो यू डोंट गेट अ स्ट्रेट लाइन, वेयर एज इन केस ऑफ अ रेजिस्टर यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, फाइन। क्लियर है? चलिए, देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन दैट इज लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज वन मोर काइंड इन विच यू कैन क्लासिफाई योर नेटवर्क एलिमेंट। चलिए देखिए, लम्प्ड नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे नेटवर्क एलिमेंट्स हैं जिनको हम सर्किट में अलग अलग एनालाइज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। अलग अलग एनालाइज करने का मतलब, अगर मैं आपके सामने एक सर्किट बना दूं आर एल सी, ठीक, तो अब इस सर्किट में आप अलग अलग हर पैरामीटर एनालाइज कर सकते हो। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल सकते हो, सबके पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो कि रेजिस्टर में कितना करंट है, इंडक्टर में कितना है, कैपेसिटर में कितना है। तो हर वो सर्किट जहां पर हम डिटेल्ड में हर पैरामीटर को एनालाइज कर सकते हैं सेपरेटली, इसको हम बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क। ऑन द कॉन्ट्ररी, हर वो नेटवर्क या एलिमेंट जिसमें ये फैसिलिटी नहीं है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि अलग अलग पैरामीटर्स एनालाइज करो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ट्रांसमिशन लाइंस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, फाइन। तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई
network elements or networks: active, passive, unilateral, bilateral, linear, non-linear, lumped and distributed. Clear? Now let's move on to the next part, that is energy sources. Now this is very important. Let's analyze different energy sources जो हम पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे. क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए एनर्जी सोर्सेस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. We can classify them as they can be voltage sources, they can be current sources. Again, voltage source can be an independent and it can be a dependent one. Likewise, your current source can be independent and it can be डिपेंडेंट एज वेल. फाइन. अभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में आप पहले से पढ़ते आ रहे हो. दिस डिपेंडेंट इज न्यू फॉर यू. तो डिपेंडेंट को हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं. वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. फाइन. यहां पर करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स. करंट, ये जो वोल्टेज कंट्रोल्ड बोल रहा हूं इसको वोल्टेज डिपेंडेंट भी बोला जाता है. तो इसको हम VDVS भी लिख सकते हैं या CDVS भी लिख सकते हैं. वैसे ही यहां पे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स. तो ये दोनों ही नाम है इसके. चलिए, तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई सोर्सेज इन नेटवर्क्स. अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, वोल्टेज सोर्स क्या है और करंट सोर्स क्या है ये हम जानते हैं. सबसे पहले वोल्टेज और करंट सोर्स पढ़ने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि वोल्टेज क्या है. तो वोल्टेज इज नथिंग बट पोटेंशियल. तो वोल्टेज या 1 वोल्ट या पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइन. Voltage is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the electric field. What is current? Current is generated when there is a rate of flow of charge. अगर दो points के बीच में there is a flow of charge, then the rate of flow of charge generates the current. Fine. अभी voltage और current दोनों को ही मैं independent और dependent form में classify कर सकता हूं. तो independent voltage source क्या है? एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो मुझे कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे. एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो मुझे कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे. अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, आई एम रबिंग इट. यहां पर मेरे पास दो केस बनते हैं, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स. ठीक. और यही केस मेरे साथ करंट के इंडिपेंडेंट सोर्सेज में भी बनेगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स. तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रैक्टिकल एंड एन आइडियल वोल्टेज सोर्स. सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बना रहा हूं, प्लस माइनस V. दिस इज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऑलवेज हैज अ स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज. अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स always has a small internal resistance in series. On the contrary, an ideal voltage source has zero internal resistance. An ideal voltage source has zero internal resistance. चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे आइडियल हो, it is always desirable to have a independent voltage source that can supply a constant voltage. हम यही चाहेंगे कि मेरा वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे. क्लियर. तो अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको या ग्राफ के थ्रू बताना चाहूं तो आई वुड से, अगर ये मेरा वोल्टेज है तो दिस लाइन सिग्निफाइज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स. दिस इज टाइम. दिस शुड बी अ पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस. दिस इज माय आइडियल वोल्टेज सोर्स. क्यों पैरेलल आ रहा है? क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है. क्यों कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं. रेजिस्टेंस ही वो कॉज है जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं. तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. यहीं पर अगर आई कन्वर्ट इट इनटू अ प्रैक्टिकल सोर्स तो ये मेरा ग्राफ आएगा फॉर अ
practical voltage source. For a practical voltage source, technically the voltage source will give a value less than the rated value. अगर मेरा सोर्स 220 वोल्ट के लिए डिजाइंड है तो वो मुझे 220 वोल्ट नहीं देगा अगर वो प्रैक्टिकल है, वो 220 वोल्ट से थोड़ा सा कम देगा. क्लियर है? तो दिस इज अबाउट दी वोल्टेज सोर्स. ऐसे ही बच्चों अगर मैं करंट सोर्स की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट करंट सोर्सेस, तो देखते हैं कि करंट सोर्स में क्या चेंज आता है. देखिए अगेन प्रैक्टिकल और आइडियल में वही डिफरेंस है. एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स आपका ऐसा होगा, इट विल हैव अ स्मॉल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस. और आइडियल सोर्स क्या होगा? दिस विल बी एन आइडियल करंट सोर्स. एक आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. अब यहां पर इसका लॉजिक समझिए कि वोल्टेज सोर्स में मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रखा था और करंट सोर्स में मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखा है. तो आप समझिए ये मेरा करंट सोर्स है जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है. अगर मैं इस R की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं, इनफाइनाइट का मतलब इतना ज्यादा ब्लॉकेज है कि करंट को रास्ता नहीं मिलना. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मींस इनफाइनाइट हिंड्रेंस. तो बच्चों यहां पर जो नोड बननी चाहिए थी, करंट यहां से चलेगा. अगर इसका देखिए ये एक करंट सोर्स है, मैं इसको किसी सर्किट में लगाऊंगा, मैंने मान लिया इसकी वैल्यू है I, ठीक. तो जिस सर्किट में मैं इसको लगा रहा हूं उस सर्किट में ये I करंट देना चाहिए, राइट. बट अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा तो करंट यहां पर ब्रेक हो जाता, ठीक. अब मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया. अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट यहां से चला तो, लेकिन इधर नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस आर्म में तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो ये करंट को जाने ही नहीं देगा, राइट. क्लियर है? तो क्या होगा, आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगा. क्लियर है? बाकी ग्राफ की अगर बात करूं तो ग्राफ वैसे ही आएगा. आइडियल में मुझे वो कांस्टेंट वैल्यू देगा ऐसे, और प्रैक्टिकल में वो कांस्टेंट से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा. फाइन. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स. अब इसके अलावा लेट्स सी कि डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं. डिपेंडेंट सोर्सेस, पहली चीज तो जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक. तो मैं आपको एक एक समझाता हूं. सबसे पहले वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. तो सबसे पहली चीज तो ये वोल्टेज होना चाहिए. तो ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये वोल्टेज सोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है? सर्किट के किसी और वोल्टेज पे. K इंटू वी एक्स. K इज एनी नंबर एंड Vx इज अ वोल्टेज. ऐसे ही करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब है तो वोल्टेज सोर्स, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सर्किट के किसी और करंट पे. भाई सर्किट में कहीं Ix होगा, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा. उस Ix पर ये डिपेंड कर रहा है. ऐसे ही करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो इसको मैं क्या कर दूं? K इंटू आई वाई. मतलब है तो ये करंट सोर्स, है तो ये करंट सोर्स, मगर इसकी वैल्यू सर्किट के ही किसी और करंट पे डिपेंड करेगी. ये आई वाई सर्किट पे कहीं और होगा. ऐसे ही हमारा चौथा बनता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. है तो ये करंट सोर्स, मगर इस करंट की वैल्यू सर्किट के ही किसी और वोल्टेज पे डिपेंड करेगी. ये अभी हम जैसे जैसे किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस करेंगे, नेटवर्क थ्योरम करेंगे, तो आपको ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा. चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं वोल्टेजेस और करंट्स के जो हमें सर्किट में मिलेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि इनको हमें कैसे टैकल करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सर्किट में मुझे ऐसा अरेंजमेंट दिख जाता है लाइक दिस, दिस इज V1, दिस इज V2, तो इस केस में मेरा नेट वोल्टेज बन जाएगा V1 प्लस V2. ये तब है जब दोनों की पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में, मतलब इसमें भी प्लस ऊपर है, इसमें भी प्लस ऊपर है. अगर पोलैरिटी डिफरेंट है, प्लस माइनस, और आपका V1 V2 से बड़ा है, इन दैट केस दिस विल चेंज इनटू अ वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस V2. क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर मुझे कहीं ऐसा अरेंजमेंट दिख जाए, दिस इज V1 एंड दिस इज V2,
तो ये तभी पॉसिबल है जब इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू V1 इज इक्वल टू V2। ये तभी पॉसिबल है, यहां पर देखिए बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगा, तो ये सीन तभी पॉसिबल है जब V1 और V2 इक्वल हो। अगर V1 और V2 इक्वल नहीं है तो दिस अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, ऐसा अरेंजमेंट तभी पॉसिबल होगा जब V1 और V2 इक्वल होंगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारे साथ करंट सोर्सेज में भी होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं दिस इज I1 एंड दिस इज I2, तो ऐसे केस में यहां पर इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो जो नेट आएगा दैट विल बी I1 प्लस I2। ठीक है ना, क्लियर है। ऐसे ही अगर कहीं ऐसा अरेंजमेंट है दिस इज I1 दिस इज I2, तो ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब I1 और I2 इक्वल हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं दो डिफरेंट वैल्यू के करंट सोर्स सीरीज में लगा दूं, तो सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है, तो ये तभी पॉसिबल अगर यहां पर बीच में कोई पैसिव एलिमेंट नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, क्लियर है। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क, फाइन। चलिए लेट्स सी नाउ, लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक सर्किट एलिमेंट्स जो हमें पढ़ने हैं। किसी भी नेटवर्क में, किसी भी सर्किट में आपके लेवल पर हमें तीन एलिमेंट्स बेसिकली डील करने होंगे, जो हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो लेट्स सी कि कैसे या इन सभी एलिमेंट्स का बेसिक क्या है। तो विल बी स्टार्टिंग विद रेजिस्टर। रेजिस्टर के बारे में हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, ये सभी लोग पढ़ के आए हैं। R is V upon I, this is how we calculate a resistor. It is a passive element. अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करूं तो RT is equal to R0 1 plus alpha T, where alpha is the temperature coefficient of resistance. Alpha is the temperature coefficient of resistance. अगर इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन की बात करूं तो R is equal to rho L upon A, where rho is resistivity. Rho is resistivity, clear. L is length and A is area. तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर या रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। आप देख रहे हो लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी ज्योमेट्री पर नहीं डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। अगर सीरीज और पैरेलल की बात करूं तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2, दो रेजिस्टर्स हैं, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ रेजिस्टर जो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में we have a basic idea that capacitor is a energy storing device. It stores energy between the electric field created in the electric field created between its plates. ठीक, अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं, एप्सिलॉन नॉट A by D, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंसेस। अगर बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो K एप्सिलॉन नॉट A by D। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये सब आप 12th में पढ़ के आए हो। करंट की बात करूं तो I इज इक्वल टू dq by dt, ये करंट की वैल्यू होती है, और Q इज इक्वल टू CV। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटी C। यहां पर अगर मैं Q की वैल्यू रखूं तो आई विल गेट I इज इक्वल टू d dt ऑफ CV, राइट। अब C इज द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस तो कॉमन है, ये पैरामीटर है आपके एलिमेंट का, तो C को बाहर ले लो, तो दिस विल गिव मी C dV बाई dt। यहां से आई गेट I इज इक्वल टू C dV बाई dt। दिस इज द वोल्टेज करंट रिलेशन ऑफ अ कैपेसिटर। यहां से आई कैन राइट I dt इज इक्वल टू C dV, तो 1 अपॉन C I dt इज इक्वल टू dV, या V इज इक्वल टू 1 अपॉन C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो ये भी बच्चों वोल्टेज और करंट का रिलेशन है फॉर अ कैपेसिटर। तो दिस इज हाउ वोल्टेज एंड करंट वेरी फॉर अ कैपेसिटर। अब यहां पर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या हो अगर मैं कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज पे चलाऊं।
ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा अगर मैं कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज पे चलाऊं? तो डीसी और एसी में डिफरेंस क्या है कि डीसी में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट कर दूं, अगर मेरा V कांस्टेंट है, तो मैं जानता हूं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो का मतलब I इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो मेरा कैपेसिटर डीसी पर काम नहीं करेगा। माई कैपेसिटर विल नॉट वर्क ऑन डीसी वोल्टेज। कैपेसिटर सिर्फ एसी वोल्टेज पे काम करेगा। अच्छा, अगर करंट जीरो है, ध्यान से समझिएगा, अगर करंट जीरो है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये टेक्निकली एक ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है? भाई ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सर्किट जहां पर करंट नहीं फ्लो कर रही। तो अगर करंट जीरो है, इसका मतलब कैपेसिटर वर्चुअली एक ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है डीसी के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि मेरा कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है। अब देखते हैं इंडक्टर कैसे बिहेव करता है हमारे नेटवर्क या सर्किट में। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले तो इंडक्टर का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। क्लियर है? V, this is I, this is L. It is based on Faraday's law. Faraday's first law कहता है whenever there is a change in the flux, an EMF is induced because of which a current flows in the circuit if the circuit is closed. तो अगर मैं EMF को बदलूंगा तो मेरा फ्लक्स चेंज हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा। अगर मैं फ्लक्स को बदलूंगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो कर जाएगा। तो जब मैंने वोल्टेज नहीं रखा था, मान लीजिए इनिशियली ये वोल्टेज नहीं था, तब फ्लक्स भी जीरो था। मैंने जैसे ही वोल्टेज लगाया कुछ फ्लक्स आया, तो जीरो से कुछ फ्लक्स आना ये भी तो एक चेंज हुआ। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट फ्लो किया। तो होता क्या है बच्चों, इस मेन करंट को अपोज करने के लिए एक करंट सर्किट में फ्लो करता है। क्लियर है? जब मैं मेन करंट को बढ़ाता हूं तो वो करंट इसको अपोज करता है, और जब मैं मेन करंट को घटाता हूं तो वो करंट इसको इनहैंस करता है। अगर मैं कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n मान लूं और फ्लक्स मान लूं फाई, तो जैसे जैसे फ्लक्स बदलेगा वैसे ही वैसे करंट भी बढ़ेगी। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगाता हूं जिसको मैं बोलता हूं L। दिस L इज सेल्फ इंडक्टेंस। यही वो इंडक्टर है जो हम आज तक सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे। तो यहां से अगर मैं L की वैल्यू निकालूं तो L विल बी n phi अपॉन I, राइट। अब सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये सभी लोग 12th में पढ़ के आए। E is equal to minus n d phi by dt where n is the number of turns। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट वोल्टेज, तो मैं वोल्टेज को भी लिख सकता हूं माइनस n d phi by dt। तो V is equal to minus n d dt। phi का वैल्यू मैं यहां से उठाता हूं, यहां से मैं phi लिख सकता हूं L I अपॉन n। तो ये phi का वैल्यू मैं यहां रखता हूं तो L I अपॉन n। अब यहां पर ध्यान से देखिए, L कांस्टेंट है, नेटवर्क पैरामीटर है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीजें बाहर आ जाएंगी। जब n बाहर आएगा तो इस n से कैंसिल हो जाएगा और आई विल गेट V इज इक्वल टू माइनस L di बाई dt। तो दिस इज द वोल्टेज करंट रिलेशन फॉर अ इंडक्टर। यहां पर करंट को मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू 1 अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। क्लियर? क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अगर मेरी करंट कांस्टेंट है, अगर मेरी करंट कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मेरी करंट कांस्टेंट है, इफ आई इज कांस्टेंट तो डी आई बाई डी टी इज जीरो, तो इसका मतलब वी डी सी इज जीरो। भाई डीसी में तो करंट कांस्टेंट होती है, ये डीसी में ही तो होता है कि करंट कांस्टेंट रहती है, जैसे वोल्टेज कांस्टेंट था। तो अगर करंट कांस्टेंट है तो मुझे नेट वोल्टेज कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। वोल्टेज जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो वोल्टेज का मतलब हुआ कांस्टेंट करंट मींस जैसे करंट जा रही थी वैसे ही जा रही है, कोई उसमें चेंज नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब मेरा सर्किट शॉर्ट हो।
शॉर्ट सर्किट में ही वोल्टेज 0 हो जाता है, करंट जा रही है मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, तो दैट मींस इंडक्टर मेरा शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, कैपेसिटर मेरा ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, इंडक्टर मेरा शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। जब हम ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे यूनिट 3 में तो हम दोबारा ये डिस्कस करेंगे और बहुत टेक्निकली बहुत डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप ओपन और शॉर्ट नहीं समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको केवल ये दो इक्वेशंस और ये दो इक्वेशंस पता होनी चाहिए, और ये ओपन और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट हम इसी इक्वेशन से डिराइव कर रहे थे। क्लियर है बच्चों? तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। हमने जो भी टॉपिक्स आज डिस्कस किए हैं, these topics will help you, they will lay a base, a foundation for you to understand networks in a better way. Next lecture में we'll be dealing with few very important concepts जैसे current division rule, voltage divider and star delta एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव फाउंड दिस content informative, do subscribe the channel, stay safe, steady well, thank you.